नमस्कार। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ और इसी नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल है। जो भी मेरा चैनल देखना चाहते हैं कृपया चैनल पे जाके विजिट करें और जुडिशल रिफॉर्म से रिलेटेड और भी करीब 15 वीडियो है उपलब्ध है। जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं जुडिशल रिफॉर्म के मुद्दे पर बात करता हूं और यह अधिकार मुझे एक जनता के रूप में संविधान के आर्टिकल 51A के तहत प्राप्त है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा हूं और उसके तहत आज के वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल जुडिशल रिफॉर्म से ही संबंधित है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन फिर भी। अब सवाल नंबर 1, अभी रिसेंटली समाचार पत्र में ऐसी सूचना आई है कि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब श्री DY चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के करीब 3 महीना के समय के दौरान करीब 12,000 केसेस का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उससे जस्ट थोड़ा सा कम 50, 60 या 100 के आसपास कम केस इस पीरियड में फाइल हुए। तो इसे एक तरह से अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है कि जब से DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से जितने केस फाइल हुए उससे ज़्यादा का निष्पादन हुआ है। भले वो संख्या कुछ ही हो, 50, 60 हो या 100 हो, खैर कोई बात नहीं। मैं सवाल यहाँ ये है कि जो 12,000 केस निष्पादित हुए हैं 3 महीना में, कृपया करके यह बताने का कृपा करें, पूरे देश की जनता को यह जानने का अधिकार है। आप इसकी सूचना लिस्ट के साथ सार्वजनिक करने का कृपा करें और मैं मांग करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह कौन से साल का केस था। सारे केस जो 12,000 केस करीब निष्पादित हुए हैं उसका एक लिस्ट बनाया जाए और वह एक लिस्ट में सार्वजनिक किया जाए, यह दर्शाते हुए कि वो कौन से साल का केस था और उसी साल का और कितने केस अभी भी हैं जो पेंडिंग है। इससे स्पष्ट पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष होकर मामलों का निष्पादन करते हैं या पिक एंड चूज करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इवन करप्शन में इंडल्ज हैं या नहीं। स्पेसिफिक सवाल के रूप में मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस के लिस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? किस फॉर्मूले के तहत या किस नियम के तहत या किस टर्म के तहत केस की लिस्टिंग होती है, या बिल्कुल मनमाने तरीके से होती है? अभी तक का जो डाटा देखा जाता है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल मनमाने तरीके से होता है। कोई नियम प्रतीत नहीं होता, कोई पैटर्न प्रतीत नहीं होता। या तो किसी के मेंशन करने से, या तो जज का अपना इंटरेस्ट होने के कारण से, या कुछ वकील ऐसे हैं नामी गिरामी चेहरे वाले जो लाखों में फीस लेते हैं और कोर्ट में बंदर बांट करते हैं या नहीं, यह सबको पता है। ऐसे लोगों का केस तुरंत केस में लिस्ट में आ जाता है और उसका निष्पादन भी कुछ महीने में ही, साल में हो जाता है। जबकि कुछ केस में ऐसे हैं जो 10 साल 20 साल से पेंडिंग पड़े हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो केस के निष्पादन में केस की लिस्टिंग जो होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें घुसखोरी सट्टेबाजी होती है या नहीं, यह सवाल है। केस की लिस्टिंग होने के पश्चात जजमेंट के दौरान जज के द्वारा सट्टेबाजी होती है या नहीं, यह अलग विषय है और वो भी प्रश्न है, क्योंकि पूर्व कानून मंत्री स्वर्गीय शांति भूषण और उनके वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले बेटा लॉयर श्री प्रशांत भूषण ने भी इस बात का ओपनली जिक्र किया है कि उनके टाइम का मोर देन हाफ ऑफ द एक्स जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट। दे हैव सेड विद द बोनाफाइड एविडेंस आल्सो एंड दे हैड नो रिग्रेट्स फॉर सेइंग सो। दे वर रेडी टू फेस द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आल्सो। विद दिस नोट, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार या घुसखोरी या सट्टेबाजी नहीं होती है, यह देश की जनता भली भांति जानती है। होती है या नहीं, भली भांति जानती है
और अधिकतर लोगों का विचार यही है कि वहाँ होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में होने का प्रमाण ये है कि केस की लिस्टिंग के पैटर्न से ही पता चलता है कि बिल्कुल वहाँ पिक एंड चूज है, फेवरेटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है। जो वकील लाखों में 10 लाख 5 लाख करके फीस के रूप में लेते हैं, वहाँ जाके बंदरबांट करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में देते हैं, वैसे लोगों का केस का लिस्टिंग तुरंत हो जाता है। और जो नहीं देते हैं उसका पड़ा का पड़ा रहता है। जज भी कुछ केस में मेंशन सुनते हैं और उसमें आप वो भी देखते हैं कि अर्जेंसी क्या है या नहीं है, लेकिन उनको अपने पब्लिसिटी करने का कितना स्कोप मिलेगा उस केस में, या सरकार को दबाने का या सरकार को ब्लैकमेल करने का कितना स्कोप मिलेगा, इसके आधार पर केस की लिस्टिंग हो रही है। जो डिस्क्रिमिनेशन ये संविधान का उल्लंघन है, और ये उल्लंघन संविधान के रक्षक के द्वारा किया जा रहा है, जो देश के लिए दुर्भाग्य है और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। पहला सवाल मेरा केस की लिस्टिंग से था, जिस पर मैं एक तरह से मैं रजिस्ट्री ऑफिस पर आरोप लगा रहा हूं। यदि मेरा आरोप गलत है तो मुझे दंडित किया जा सकता है, और यदि आरोप सही है तो आप चीफ जस्टिस महोदय आप इस पर स्पष्टीकरण दें। आप देश की जनता को बताएं कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस की लिस्टिंग किस फॉर्मूले के तहत होती है। मेरा दूसरा सवाल, कुछ मामलों का निष्पादन कुछ दिन में, कुछ महीने में ही हो जाता है, जबकि कुछ मामले का निष्पादन वर्षों तक, दशकों तक नहीं होता, ऐसा क्यों? मेरा नेक्स्ट सवाल है, कुछ लोगों के मेंशन स्लिप को एंटरटेन किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ लोगों का नहीं सुना जाता। ये कहा जाता है कि अर्जेंसी है, तो अर्जेंसी क्या है? ये अर्जेंसी का क्राइटेरिया क्या है? क्या आप देश की जनता को बताएंगे? क्या ये आप सार्वजनिक करेंगे? अभी रिसेंटली आपने कुछ हाईकोर्ट के वकील या वकीलों का हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के संबंध में जो अनुशंसा कॉलेजियम के द्वारा किया गया है, और जिसको सरकार ने एक बार वापस कर दिया था, जब दोबारा उसके किया गया तो उस सरकार की जो आपत्ति थी उसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया। अच्छी बात है, आपने सार्वजनिक कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है कि कोर्ट में लिस्टिंग करने का या अर्जेंसी डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? क्या जज के घर में रिश्वत पहुंचने से कोई केस अर्जेंट हो जाता है, या कुछ किसी वकील के चेहरा देख के अर्जेंट हो जाता है? जो रूटीन में केस लगे हैं उसको पीछे ढकेल दिया जाता है और वैसे केस को तुरंत आगे ले लिया जाता है। ये कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा नियम है, कौन सा फॉर्मूला है? क्या इस सीक्रेट को आप पूरे देश के सामने सार्वजनिक करेंगे चीफ जस्टिस महोदय? मैं आपको चुनौती देता हूं और आपसे मैं सवाल पूछता हूं, यदि आप निष्पक्ष हैं तो आप इस सवाल का जवाब देने की कृपा करें। यदि आपकी निष्पक्षता में खोट है तो आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कान में तेल डाल के कुंभकर्ण की तरह सोए रहेंगे। मेरा अगला सवाल है, अभी एक वकील साहब हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, जिनको हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है। उनके बारे में ऐसी सूचना आ रही है कि वो समलैंगिक है। सरकार ने इसी आधार पे उनकी याचिका, उनकी प्रस्ताव को या अनुशंसा को ठुकरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस बात पर ज़्यादा एडमेंट है कि वो समलैंगिक है, उससे डाइवर्सिटी होगी कोर्ट में, कोर्ट के लिए वो एक एसेट साबित होंगे, बहुत काबिल वकील हैं, और समलैंगिक होने के कारण से कोर्ट में एक डाइवर्सिटी आएगी। यदि ये बात सही है तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने वाले और भी कैटेगरी के हैं, जिसे LGBTQ कहते हैं, वैसे लोगों में से सभी कैटेगरी के लोगों को क्यों नहीं लिया गया? केवल एक ही कैटेगरी को क्यों उठाया गया? बहुत सारे लोगों को हिडन जानकारी है कि जिस जज के बारे में बात हो रही है वो जज
मिस्टर सौरभ कृपाल हैं, उनके पिताजी भी शायद श्री बी.एन. कृपाल रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक रहे, और वर्तमान के चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। 1979 से लेकर 87 के बीच में वर्तमान चीफ जस्टिस आपके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस पीरियड के दौरान श्री बी.एन. कृपाल का जज के रूप में नियुक्ति हुआ था। जब बी.एन. कृपाल साहब 2002 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, उस समय आपके जैसे, आपके या आपके अभी के साथ में जो हैं कॉलेजियम में, उन लोगों की नियुक्ति हुई। अब आपका बेटा अभी करीब 30-32 साल 35 साल के होंगे, अभी वकील हैं, अभी सीनियर वकील नहीं बने, इसलिए जज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 15 साल में वो जज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तब तक अभी जो जज अपॉइंट हो रहे हैं या होने वाले हैं, 15 साल में ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के मेंबर बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऐसा है कि 1980 के आसपास में, 80-85 के बीच में श्री आपके पिताजी चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे। उस समय श्री बी.एन. कृपाल की नियुक्ति हुई। बी.एन. कृपाल 2000 के आसपास में चीफ जस्टिस बने। उसमें वर्तमान के चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ का नियुक्ति हुआ हाईकोर्ट के जज के रूप में। और अभी से 15 साल के बाद यदि सौरभ कृपाल जी जज बनते हैं तो वो 15 साल के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे। तब तक आपका बेटा रेडी हो जाएगा जज बनने के लिए, और वो आपके बेटा को नियुक्त करेंगे। क्या ये बात सही नहीं है? देश की जनता को क्या ये जानकारी नहीं है? जानकारी है, लेकिन ये बात तो आप अनुशंसा में नहीं बताएंगे। श्री सौरभ कृपाल बहुत काबिल हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा और भी कितने काबिल वकील बैठे हुए हैं। आप उनको जज के रूप में क्यों नहीं नियुक्त किए? और जहां तक समलैंगिक की बात है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है, तो अगर डाइवर्सिटी चाहिए तो केवल एक ही क्यों, उस कैटेगरी में और भी जितने लोग हैं उनको भी एक-एक करके लाइए। अगर सबको लेते तब आपका समझ में आता, तब आपकी मंशा समझ में आती। आपकी मंशा में कोई खोट नजर नहीं प्रतीत होता कि आप वाकई सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सेक्सुअली डाइवर्सिफाइड पीपल को रखना चाहते हैं, जो एसेट के रूप में होगा। केवल एक ही क्यों पिकअप कर रहे हैं? कितना अच्छा होगा वो सिचुएशन जब अलग अलग वैरायटी के लोग जज के रूप में रहेंगे और उस नाम से जाने जाएंगे कि फलाने जज फलाने कैटेगरी के हैं, फलाने जज फलाने कैटेगरी के हैं, फलाने जज फलाने कैटेगरी के हैं। इससे समाज में भी एक अच्छा या बुरा एक प्रमोशन होगा। जो नुकी छुपी है वो खुलेआम बाहर आएगी। देश की जनता को बहुत दिनों तक अंग्रेजों ने भी गुमराह किया, और वही काम आज के मौजूदा में जज लोग कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इसीलिए किसी जज ने कहा है, और जज को छोटे मोटे नहीं, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा है कि जुडिशरी इज फेसिंग द डेंजर ऑफ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम विच इज चैलेंज फ्रॉम इनसाइड। जुडिशरी को अपनी क्रेडिबिलिटी पे खुद खतरा है, और ये खतरा किसी बाहरी से नहीं, अपने ही अंदर के लोगों से। मेरा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में, मैं झारखंड राज्य से हूं, झारखंड राज्य में करीब 10 से ज्यादा ऐसे जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते थे, जॉब करते थे, नौकरी करते थे। उनको अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप में समय से पहले जबरन सेवानिवृत्ति दी गई या उन्हें बर्खास्त किया गया। झारखंड 2000 में बना है, 2000 से लेके 2022 खत्म हो गया, 22 साल करीब पूरा हो गया। 22 साल के पीरियड में 10 से ज्यादा जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सिविल कोर्ट के, जिनको नौकरी से निकाला गया है या बर्खास्त किया गया। लेकिन इस 22 साल के पीरियड में झारखंड हाई कोर्ट के एक भी जज के खिलाफ महाभियोग का कार्रवाई नहीं हुआ और उन्हें पद से नहीं हटाया गया। इसका दो मीनिंग निकलता है, दो मतलब निकलता है। या तो झारखंड हाई कोर्ट में कोई अनियमितता, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, या सब चोर चोर मसेरा भाई है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब
मैं आपसे निवेदन पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस बात को स्पष्ट करें कि झारखंड हाईकोर्ट में कोई अनियमितता और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, या सब चोर चोर मसेरा भाई है। झारखंड हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में आप अपना सुप्रीम अधिकार समझते हैं। वो सही है या गलत है वो अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में यह आपको स्पष्ट करना है, देश की जनता को बताना है कि जजों की नियुक्ति के समय आप बेस्ट पर्सन तो खोज लेते हैं। आप दावा करते हैं कि हम कॉलेजियम के माध्यम से बेस्ट पर्सन को खोजते हैं जज के लिए, तो उसी कॉलेजियम के माध्यम से आप वर्स्ट जज को क्यों नहीं खोज पाते? अब 22 साल में कितने जज झारखंड में बने? आपने एक भी जज आपको ऐसे नहीं मिले जिन्हें सेवानिवृत्त किया, जबरन सेवानिवृत्त कराया जाए या पद से हटाया जाए या कॉलेजियम के माध्यम से महाभियोग चलाने की अनुशंसा किया जाए? क्या एक भी जज नहीं मिले आपको? आप लोग को मिलते तब न जब खोजे होते। जब खोजने की मनसा ही नहीं है, मन में ही जब खोट है, केवल अपने रिश्तेदारों को जज बनाने की मनसा होती है, और देश के कानून का गलत व्याख्या करते हैं, संविधान का गलत व्याख्या करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मैं आप पर भी प्रश्न उठा रहा हूं। आज आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़े जुडिशियरी के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गए। क्या आप कोई कंपटीशन पास करके जज बने थे या कोई जनता के द्वारा चुनाव हुआ था आपका? आपका ना तो किसी कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है, ना ही इलेक्शन हुआ है। आप कैसे बन गए, कैसे वहां तक पहुंच गए? क्योंकि आपके पिताजी की कृपा से, आपके पिताजी की कृपा से आप जज बने। समय से पहले कम उम्र में आप जज बने, जिसका नतीजा ये हुआ कि समय एक्सपीरियंस के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे आप चीफ जस्टिस भी बने हाई कोर्ट का, और जल्दी से सुप्रीम कोर्ट का भी बने। वहां लंबा समय तक आपको रहने का मौका मिला, इसलिए आज 2 साल तक आप चीफ जस्टिस बने। ये आपकी व्यक्तिगत क्या क्षमता थी? कौन सा कंपटीशन पास किए थे? क्या आप फर्स्ट रैंक लाए थे कहीं पे जो आज चीफ जस्टिस बने हैं? क्या देश की जनता ने आपको चुना है? ना ही कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ना ही आपका इलेक्शन हुआ है। फिर भी आप वहां पे पहुंचे हैं, अच्छी बात है। मेरे तरफ से भी आपको शुभकामना है, अच्छी बात है, पहुंचे हैं चाहे जैसे भी। लेकिन अब मैं आपकी क्षमता, आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा हूं और मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि आप मेरे सवालों को जवाब देने में सक्षम हैं तो आप इस पद के लिए हकदार हैं, और मैं आपका सम्मान भी करता हूं, आगे भी करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं आपका पैर भी छू लूंगा। लेकिन यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस पद के लायक नहीं हैं, आप खुद इस्तीफा दे दें। इस्तीफा वही देता है जिसमें नैतिकता होती है। अब आपके सवाल, आपका प्रश्न आपके लिए आपकी नैतिकता पर भी प्रश्न है कि आपको नैतिकता है या नहीं। पहला सवाल कि आपको क्षमता है या नहीं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। मेरा सवाल केवल व्यक्तिगत सवाल नहीं, देश के लाखों करोड़ों जनता के सवाल है। आप इन सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम है या नहीं? इन सवालों के जवाब देने की क्षमता है या नहीं? यदि क्षमता है तो सार्वजनिक रूप से आप जवाब दीजिए। वैसे ही जैसे आपने सरकार के आईबी और इंटेलिजेंसी रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक किया, वैसे इन सवालों को भी आप सार्वजनिक मंच से इसका जवाब दीजिए। और जब यदि जवाब नहीं दे सकते हैं तो थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो आप इस्तीफा दें, और यदि इस्तीफा भी नहीं दे सकते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। थैंक यू।